Hi dear friends, welcome back to my channel Intech Classes। आज हम क्लास 6 की साइंस चैप्टर नंबर 4 पौधों को जानिए। ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पौधों को जानिए। बाहर निकलकर आपने अपने चारों ओर पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं तो कुछ विशालकाय मतलब बहुत बड़े होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधे के फूल होते हैं बहुत बड़े तथा लाल, कुछ नीले तथा कुछ में तो पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास या फिर विद्यालय जाते हुए देखा होगा, स्कूल जाते हुए, बाग बगीचे में और विद्यालय के प्रांगण में भी आपने हरे पौधे तो देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जाने। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 4.1 मतलब 4.1 में मतलब कि पौधे के तने आपको दिख रहे होंगे। शाखाएं, जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। इन भागों में रंग भरिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं चित्र 4.1। ये रहा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पौधे के भाग को हम अच्छे से देख लेते हैं कि ये आपको पता है ये क्या है, फल है। ये क्या है, हमारा फल है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, फूल, जिसको पुष्प कहते हैं। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है, तना है, जिसको हम स्तंभ कहते हैं। और ये जो है हमारा क्या है, पत्ती, इसको नोड कहते हैं। और ये यहाँ से इस वाले भाग को हम कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं हम, इंटरनोड। और इस वाले भाग को जो कहते हैं, यहाँ से जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा ये, इसको कहते हैं हम कलिका। क्या कहते हैं हम, कलिका। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद अब हम जड़ की बात करते हैं। तो ये प्राथमिक मूल है, ये द्वितीयक मूल है, इसे मूल मंत्री। ठीक है, तो ये सारा मूल तंत्र है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब हम पौधे के बारे में जानेंगे, जिसमें हम शाख, झाड़ी और वृक्ष का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 1। उन पौधों में तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हो। आपको उन पौधों को देखना है जो आपसे कम लंबे हो। जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर हो वो भी देख लेना है, जो आपसे बहुत अधिक लंबे हो। ठीक है, आप अपने आसपास देखोगे आपसे भी बहुत अधिक अधिक लंबे पेड़ होते हैं, आपके बराबर के भी होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको आपने रास्ते में देखा होगा, जब बगीचा गए होगे तो आपने देखा होगा। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है, कोई तना कोमल होता है अथवा कोई कठोर होता है। कोई इजीली आप तोड़ सकते हो, इतना कोमल होता है कि वो इजीली टूट जाता है। कोई बहुत ज्यादा कठोर होता है, वो इजीली हाथ से नहीं टूटता। इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान रखें कि वो टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार अब जो टमाटर है, टमाटर तुम्हें पता है ऊंचाई में क्या होता है, छोटा। वो जो पौधा होता है, टमाटर का पौधा होता है जो छोटा होता है, इसका जो तना होता है क्या होता है, हरा होता है। ये बहुत ज्यादा कोमल होता है, इजीली वो टूट जाएगा। मोटा होता है बिल्कुल भी नहीं, कठोर ये नहीं होता है। तने का आधार से, तने के ऊपर से ये पौधे का जो संवर्ग है ये क्या होता है, शाख होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो टमाटर का पौधा होता है ये शाख होता है।
अब हम आम की बात करते हैं, बहुत लंबा होता है, आपने देखा होगा, हरा नहीं, कोमल, ये सारी चीजें, मोटा बहुत ज्यादा होता है, ये कठोर भी होता है, इजीली टूटता नहीं है, आपको पता ही है। तने के ऊपर से, बिल्कुल तने के ऊपर से शाखाएं निकली होती है, इस तरह ऐसे, ये हमारा ये होगी ना, तो यहाँ से तने के ऊपर से शाखाएं आपने देखी होगी, ठीक है, तने के ऊपर से शाखाएं होती हैं और इसको हम कहते हैं वृक्ष, ठीक है। तो आम हो चाहे अमरूद हो चाहे जामुन हो, ये सारे क्या है, वृक्ष में आते हैं, और टमाटर किस में आता है, शाख में आता है, ठीक है। अब हम बात करें नींबू की, तो नींबू की जो ऊंचाई होती है, थोड़ा बहुत लंबा होता है, ये थोड़ा लंबा होता है हमसे। हाँ, इसका जो तना होता है वो कठोर होता है, मोटा बिल्कुल भी नहीं होता, मोटा बिल्कुल भी नहीं होता, ये तने का आधार, बिल्कुल तने का आधार वो एकदम तने के आधार से ये जमीन से ही जुड़ा होता है ये, और जिसको हम कहते हैं झाड़ी टाइप, ठीक है, ये देखने में झाड़ी जैसा आपको लगेगा। तो हमने इसके ऊपर निष्कर्ष कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शाखाएं जो होती हैं वो भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों के सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं कि आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलम को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। एक बार देख लेते हैं। सुझाव: पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसीलिए आप 4 से 5 विद्यार्थी के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे को अध्ययन के लिए आप खरपतवार का इस्तेमाल करें। जो कोमल जितने भी आपको दिखे तो खरपतवार वाले पौधे का इस्तेमाल करें। आखिरकार खरपतवार होता क्या है? तो खरपतवार क्या होता है कि आप जानते होंगे, खेतों में या फिर बगीचों में, गमलों में कुछ अनचाहे पौधे आपने जो ना उगाए हो, वो खुद ही उग गया हो अपने आप ही, बेकार के पौधे तो ऐसा ही उग जाते हैं, उसी को हम कहते हैं खरपतवार। ठीक है, क्या आपने किसानों को इन खरपतवार को खेतों से उखाड़ते हुए देखा होगा? आपने देखा होगा खेतों में खेती करते समय किसानों को, उस समय जब वो बीच में खरपतवार जब वहां पर हो जाता है तो उसको हटाते हुए आपने देखा होगा। तो ये खरपतवार होते हैं अनवांटेड प्लांट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। काफी लोडिंग ले रहा है। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधे को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग शाख, आपको पता है, हम शाख को झाड़ी और वृक्ष, इन्हें चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को शाख कहते हैं। याद रख लेना, शाख किसे कहते हैं? शाख किसे कहते हैं? हरे, जो हरा हो वो उनके जो तने होते काफी कोमल होंगे। ठीक है, काफी कोमल होगा और इसे हम कहते हैं शाख। ये शाख वाली श्रेणी में आएंगे। ये सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं। चित्र 4.3 ए, अब ये देख लेते हो, ये देखो, ये वाले, ये जो आपको ये वाला जो पौधा दिख रहा है, ये इसको कहते हैं शाख। अक्सर इनमें शाखाएं नहीं होती, ज्यादातर इसमें शाखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखो बी, ये आपको दिख रहा होगा झाड़ी, झाड़ी जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इनमें शाखाएं जो होती है यहीं से होने लगते हैं, आपको पता ही है, इसका आधार यहीं से। उसके बाद आपने देखा होगा ये वृक्ष। ठीक है, इनकी शाखाएं थोड़ा ऊपर से होता है यहाँ से। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती है। तना बहुत ज्यादा कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। अभी हमने देख लिया झाड़ी। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई, मतलब ऊपर की तरफ शाखाएं होती है, तने के ऊपर भाग से निकलती है, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 4.1 में कॉलम को 4 को भर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि पहेली क्या जानना चाहती है। पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने में
तने किस प्रकार के हैं, ये भी जानना चाहती हैं कि जो अंगूर का तना है, लौकी का तना है, सेम का, ये किस प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार अलग है। आपके विचार में इनमें कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपने देखा होगा अंगूर हो गया या फिर सीताफल हो गया, करेला हो गया, ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से विसर्पी हैं, ये जो एक दूसरे के सहारे पर ही ये ऊपर मतलब सर्कल वे में जाते हैं या सीधा चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस टाइप के भी पौधे हमने देखा है गांव में, बगीचे में। ठीक है, आप ये पढ़ते हैं आगे। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। आपको पता ही है, जिनकी कमजोर तने होती हैं, जो कमजोर तने वाले होते हैं पौधे, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, जिनको विसर्पी लता कहते हैं। आप ये चित्र में देख रहे होंगे कि किस तरह से ये जमीन पर फैले हुए भूमि पर फैल जाते हैं और ये खड़े नहीं हो सकते सीधे, जैसे कि आम के वृक्ष या फिर अमरूद का देख लो किस तरह सीधे होते, लेकिन इस टाइप की ये खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए इसको कहते हैं हम विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से चढ़ते हैं, आपने देखा होगा। ये देखो किस तरह से, ये भी एक पौधा है, ये नहीं चढ़ सकता, लेकिन हाँ ये चढ़ सकते हैं, इसको कहते हैं आरोही लता। ठीक है, विसर्पी लता वो होता है जो जमीन पे भूमि पर ही फैले रहते हैं, और जो आरोही लता होते हैं उनको हम कहते हैं जो किसी के सहारे पे किसी के सहारे पर वो चढ़ जाते हैं। ठीक है, किसी के सहारे के जरिए वो ऊपर उठ जाते हैं, उसको कहते हैं आरोही लता। ठीक है, ऊपर चढ़ जाते हैं जिसे कहते हैं हम पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी अथवा पेड़ से थोड़े से अलग होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों को देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे विसर्पी लता, आपको विसर्पी लता नहीं है तो आरोही लता हो गया। आरोही लता वो जो जैसे करेले का एक उदाहरण मैंने दे दिया आपको। बाकी आप खुद अपने आसपास देखो कि कौन से पौधे छोटे छोटे जो कौन सी लता है विसर्पी है और कौन सी आरोही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तना की। आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाले विभिन्न संरचनाओं और भागों को देखें। आपने अवलोकन की तुलना में अपने साथी के द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा, तने में पत्तियां, तने में हमने क्या देखा, पत्ती, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। बिल्कुल, अब क्रियाकलाप 2 में एक बार देख लेते हैं कि आवश्यक सामग्री 1 गिलास जल, लाल स्याही ले लो आप, शाकीय पौधा और एक ब्लेड ले लो। ठीक है, अब आखिरकार तना क्या कार्य करता है तो देख लिया हमने। ये जो पानी है ऊपर से ये शाकीय पौधा है। देख लेते हैं क्या करना चाह रहे हैं। गिलास को 1/3 जल से भर दिया हमने, जल में लाल स्याही की बूंदे भी डाल दी भाई, और शाक के तने को गिलास में रख दिया हमने, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं के अवलोकन करें। आप अगली सुबह या अगले दिन कभी भी, क्या है, शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं क्योंकि हमने लाल स्याही डाला था, तो हमें ये देखना है कुछ जो इसके भाग हैं वो आपको क्या लाल दिख रहे हैं, क्या इस टाइप की जो भागे हैं, इस टाइप की जो भागे हैं, क्या आपको लाल दिख रहे हैं। आपने देखा कि तने में रंग जो होता है वो ऊपर चढ़ गया है। जो रंग है कहाँ, तने के जरिए कहाँ चढ़ गया है, वो ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग की जो पत्तियां हैं, रंग की पत्तियां व शिराएं में भी आ जाता है। ठीक है, रंग जो होता कहाँ आ जाएगा, तुम्हें पत्ती में और शिराएं में भी आ जाएगा। वो जितने भी लाल रंग है जो वो पत्तियों में और शिराओं में भी आ जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लाल रंग
यहाँ कैसे पहुंचा है, तो कैसे पहुंचा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने इसको हल्का सा काटा, काटने के बाद ये दिखा, देखो आपको हल्का सा डॉट सा लाल लाल सा नजर आ रहा होगा। तने में जल ऊपर चढ़ता है, आपको पता ही है। जो पानी है, जो पानी है कहीं ना कहीं वो इसके जरिए वो ऊपर जाता है तने के जरिए में, ठीक है। और तने के खुले सिरे को विवर्तित दृश्य, तो ये सारे देख लो, तने को हमने काट के देख लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लाल कलर दिख रहा होगा। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल क्या है, जल क्या है, तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। जो तना होता है वो जल का संवहन करता है। और लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाता है। जल के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जल के साथ ही ऊपर तनों में पहुंच जाता है, तनों से पत्तियों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं पत्ती। पत्ती हमारा टॉपिक है अगला। तो आपने आसपास के पौधों को, पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार व रंग एक जैसे हैं? आपने देखा होगा कि सभी के जो पत्ते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। सबके पत्ते, आम के पत्ते, केले के पत्ते, अमरूद के पत्ते, सबके पत्ते अलग अलग हैं, उनकी आकृतियां अलग है। ये तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है उसको पर्णवृंत कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद कर लेना आप, ये वाला पॉइंट, ठीक है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं, ठीक है। क्या आप अपने आसपास के पौधों को, पत्तियों में इन भागों को पहचान कर सकते हैं? तो एक बार देख लेते हैं। देखो, ये तो आपको पता ही है, ये हमारा क्या है, ये तना है, ठीक है। और ये वाला भाग जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला भाग, इसको कहते हैं पर्णवृंत। क्या कहते हैं? पर्णवृंत। उसके बाद इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम? पटल कहते हैं। तो ये हमने देख लिया पत्ते के बारे में, ठीक है। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये क्या है? शिराएं हैं। बाकी आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते देखने को मिलेगा। पत्ते के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप ले लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है, तो ये क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। एक पत्ती को एक सफेद कागज अपने कॉपी के पन्नों के नीचे रख दीजिए। एक आप पत्ता लीजिए, पत्ती लीजिए, और आप सफेद कागज के नीचे रख, दर्शाए गए तरीकों को एक स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। उसे अच्छे से पकड़ कर रख दे, एक स्थान पर हिलाए नहीं। अपने पेंसिल को तिरछा पकड़िए, तिरछा पकड़ना है, बिल्कुल सीधा नहीं, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगा। इसकी नोक से कागज के उस भाग को, नीचे पत्ती है, धीरे धीरे रगड़िए। इसको क्या करना, आपको नोक को धीरे धीरे रगड़ना है। क्या अब आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देते हैं? क्या ये छाप पत्ती की तरह है? बिल्कुल है। पत्ते की इन रेखित संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। आपने देखा होगा, तो मैं एक बार बना के ट्राई करके देखता हूँ। तो ये जो है ना, ये वाला भाग, ठीक है, इसको हम कहते हैं शिराएं, ठीक है। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटा शिरा दिखाई देता होगा? ये मोटा वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है? शिरा है। इसे मध्य शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम मध्य शिरा कहते हैं। किस वाले भाग को? इस वाले भाग को हम मध्य शिरा कहते हैं। ये जो भाग बीच में जा रहा है, इसको मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को ही शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे कि पत्तियों पर ऐसे होता है ना, ठीक है, ऐसे दिखाई दिखाई दे रहा होगा आपको, तो कहीं ना कहीं ये इसे कहते हैं हम शिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य शिराओं के दोनों ओर जाल की तरह जैसा हो, तो इसे शिरा विन्यास जालिका के रूपी कहलाता है। तो एक बार इसका उदाहरण एक बार दे देता हूं मैं आपको। आखिरकार जो शिरा विन्यास है वो जालिका रूपी में कैसे होता है? तो एक हमें एक से पत्ते बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है। ये आपको पता ही मध्य शिरा है, ठीक है। ये शिरा विन्यास का हमने चित्र बनाया, लेकिन यहां से भी अगर ये कैसे निकल जाएगा वो, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं जलिका रूपी, ठीक है। शिरा विन्यास जलिका रूपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
आपने देखा होगा कि घास के पत्तियों पर ये शिराएं एक दूसरे समांतर हैं। बिल्कुल, एक शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास भी कहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिल्कुल समान है। विभिन्न पौधे के पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। भाई पत्ते नहीं तोड़ना है, आपको क्या करना है, देख के ही पहचानना है, समझना है, अध्ययन करना है। आइए अब ये जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या काम करती है। आखिरकार पत्तियों का काम क्या है पौधों या फिर वृक्ष में, देख लेते हैं। आवश्यक सामग्री क्या है? आवश्यक सामग्री क्या है कि शाक, पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा, ये आपको लाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं पत्तियों में शिरा विन्यास समानांतर। तो ये देख रहे हो, ये जो ऐसे है ना, समांतर ही तो है एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और जलिका रूपी ये रहा यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसी तरह से फैला होगा। ठीक है, ठीक है, शिरा विन्यास। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधों की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए और दूसरे पॉलीथीन को खाली थैली में पर भी धागा बांधकर में रख दीजिए। कुछ घंटों तक के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किसी किसी थैली की जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहां से आई? तो हमें देखना, एक बार आपको मैं चित्र दिखा देता हूं। कहाँ है वो चित्र? ये देखो किस तरह से यहाँ पर थैली में, किस तरह से थैली में पत्ती को बांध कर रखा गया है। ठीक है, तो आखिरकार ये जो थैली है, इस थैली में जो छोटे छोटे बूंद है पानी की, वो आखिरकार आया तो आया कहाँ से, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये पत्ती से आया, बट कैसे आया देख लेते हैं। जल की यह बूंदी पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। तो पता चल गया आपको किसके रूप में, जल वाष्प के रूप में निकली है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जो पत्ती है उसी से ही एक जल वाष्प के रूप में निकला है, इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो यह पत्तियों से ही उसको जल मिला है, इसी चीज को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम अन्यथा देख पाते? बिल्कुल नहीं देख पाते भाई, वैसे आंख से आप नहीं देख सकते। थैली में हमने रखा जब तो हमें कुछ कुछ बूंदे दिखाई दी। अध्याय 3 के उन क्रियाकलापों को विषय में स्मरण कीजिए और इसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उन प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंद को रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य इसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं एक बार। ठीक है, क्रियाकलाप बहुत ज्यादा है, पढ़ते हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 5, आवश्यक सामग्री जो क्या क्या है? पत्ती है, आपको क्या लेना है? सबसे पहले पत्ती, स्प्रिट, बीकर, प्रकनली, बर्नर, जल, प्लेट और आयोडीन का विलयन भी लेना है आपको। ठीक है, प्रकनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिसमें पत्ती पूर्णतः डूब जाए। उसके अंदर इतना डालना है आपको ताकि वो पत्ती पूरी तरह से डूब जाए। और अब इस प्रकनली में जल को आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक पत्ती से क्या, हरा रंग पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता। आप पत्ती को प्रकनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोए और इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे इस पर डालिए। क्या आप क्या देखते हैं? अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 1 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति की परीक्षण के लिए समय किए गए परीक्षण से कीजिए। हमने पिछले चैप्टर में भी इसका हमने परीक्षण पढ़ा था, आयोडीन का मंड के परीक्षण के लिए। ठीक है ना,
तो क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? देख लेते हैं आप। हमने अध्याय 1 में देखा है कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भागों से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। तो याद रखना, जो पत्ते क्या होता है, हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन, इस प्रक्रिया में जब ये अपना भोजन बनाती है, इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। जब वो ये जो प्रक्रिया होती है, जब वो अपना भोजन बनाती हैं, तब उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, याद रख लेना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब पत्ती जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है खाना बनाते समय, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है, निष्कासित होता है, याद रख लेना। ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निष्कासित हो जाता है। पत्तियों के द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो ठीक है, पत्तियों से जो भोजन बनता है वो पूरी तरह से विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए हैं